हेलो, राम राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। कि आज जिस विषय पर मुझे बोलना है वो विषय का नाम है कोविड के आड़ में पर्यावरण की अंगड़ाई। देखिए मित्र, जो विषय है वो बहुत प्रासंगिक है और ये लगभग 30-40 साल से वैज्ञानिक लोग लगातार इंडिकेशन दे रहे थे। वो सरकारों को दे रहे थे, समाज को दे रहे थे, समस्त जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उनको लगातार चेताया जा रहा था कि प्रकृति को लेकर जो भी विनाश लीला खेली जा रही है उसके खिलाफ आप लोग खड़े होइए और सचेत होइए। और मजे की बात यह है कि सरकारें इन सब बातों को गंभीरता से सुनती भी थी और हमारे जितने भी राजनयिक हैं या हमारे जितने भी सामाजिक चिंतक हैं वो सब इन सब बातों को गंभीरता से लेती भी थी। लेकिन गंभीरता से लेने के बावजूद भी उस पर कोई भी कार्रवाई अमल नहीं होती थी। और अधिकतर ऐसा देखा गया कि जब भी विकास के मापदंड तय किए जाते थे तो हमेशा आर्थिक विकास के मापदंड के सहारे हम चीज़ों को काउंट करते थे। या मान लीजिए किसी भी क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बहुत ढेर सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी होती हैं, उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। जब भी विकास पर्यावरणीय क्षेत्रों को लेकर आती है तो कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली जाती थी। उदाहरण के तौर पर जो पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उससे हर एक जनता, हर एक नागरिक प्रभावित है। नागरिक ही नहीं, पूरा का पूरा गांव, समाज, क्षेत्र, शहर सब प्रभावित हैं और किसी न किसी रूप में हमेशा उससे हम जूझते रहते थे। तमाम तरह की गतिविधियां सरकार के तरफ से भी हजारों हजार करोड़ रुपए बहाए जाते थे कि गंगा की सफाई हो जाए। जो पर्यावरण में जैसे विनाश लीला जो दिख रहा है, विनाश लीला का मतलब ये हुआ कि जैसे वायु प्रदूषण, अभी दिल्ली की बात तो आप जानते ही थे कि दिल्ली में क्या हुआ था दिसंबर और नवंबर की हालत तो ये हो गई थी कि पूरे शहर को गैस चैम्बर कहा जाने लगा। वहां पर छुट्टियां लोगों की कर दी गई, स्कूल बंद हो गए, ऑड इवन का फार्मूला चला, बहुत ढेर सारी मतलब आरोप प्रत्यारोप भी मढ़े गए। और मजे की बात यह है कि इस पर्यावरण की जो भी समस्याएं थी दिल्ली की, वो सारा का सारा बोझ किसानों पर लाद दिया जाता था कि इनके पुआल जलाने की वजह से यहाँ पर इतनी समस्याएं पैदा हो रही थी। और मजे की बात यह हुआ कि जब पूरी दुनिया सफर करने लगी कोविड के कारण सफर करने लगी और चारों तरफ त्राहिमाम मच गया, जाने लगी और बहुत ढेर सारी गरीबी, बहुत ढेर सारी बेरोजगारी एक साथ हमारे देश में और पूरे विश्व में छा गई। और आप जानते हैं कि गरीबी ही गरीबी नहीं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि आज़ादी के समय जो मंजर देखा गया था, कुछ उसी तरीके का मंजर इस काल में भी देखा गया कि लोग पैदल यात्राएं करने लगे और यात्राएं करते करते मरने लगे। बहुत ढेर सारी विसंगतियां हमारे समाज में कोविड ने लेकर आई और उससे हम लगातार लड़ते रहे। लेकिन अचानक उसी के आड़ में ये देखा गया कि प्राकृतिक रूप से जो हमारी संपदा है उसमें अमूलचूल परिवर्तन आए। अमूलचूल परिवर्तन आने का मतलब ये हुआ कि जैसे जिस दिल्ली की हम बात कर रहे हैं जो गैस चैम्बर बन चुका था, फरवरी की तुलना में जब अप्रैल में रिकॉर्ड किया गया वायु प्रदूषण तो 300% कम हो गया। इवन हालत तो ये हो गई कि जो हिमालय की सफेदी है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से नजर आने लगी। बहुत ढेर सारे ऐसे दृश्य हमारे सामने आए। नासा ने भी इस पे स्टडी किया। उन्होंने ये देखा कि वायु प्रदूषण का जो लेवल है इंडिया में वो लगभग खत्म सा हो गया, यानी पूरा का पूरा देश हमारा वायु प्रदूषण से मुक्त हो गया था। ऐसा कुछ कोविड काल में देखा गया। बहुत ढेर सारी यूनिवर्सिटियां रिसर्च की, बहुत ढेर सारे हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने भी एनालिसिस किया कि बहुत ढेर सारे परिवर्तन जल, जंगल, जमीन और वायु को लेकर देखने को मिले हैं। और ये ऐसे परिवर्तन मिले हैं जो परिवर्तन लाने के लिए हमेशा सामाजिक चिंतक लोग परेशान रहा करते थे। आपको पता होगा कि अभी पिछले साल की ही बात है, ग्रेटा थनबर्ग नाम की एक छोटी सी गुड़िया जो स्वीडन की रहने वाली थी, उसने स्पेन में जब सम्मेलन हुआ था तो वहां पर अपनी चिंता जाहिर की थी। वो छोटी सी बच्ची ये बोलती थी कि आज इस विषय पर मुझे बोलना पड़ रहा है, ये कितनी शर्मिंदगी की बात है, मुझे यहाँ पर ना होकर स्कूल में होना चाहिए था। उन्होंने सारे दुनिया भर के जितने भी राजनयिक और शासनाध्यक्ष हैं उन पर कटाक्ष भी किया और एक कहिए कि उसने सवाल भी खड़ा किया। उसने कहा कि आपकी ये जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, जो पैसे और विकास, जो आर्थिक विकास से जुड़ी हुई सुनहरी कहानियां हैं, इसके पीछे आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। यही नहीं, आपने हमें वो सपने दिखाए जो सपने वास्तविक रूप से मेरे लिए नहीं थे। हमको पहाड़ चाहिए थे, झरने चाहिए थे, जंगल चाहिए थे, जमीन चाहिए थे, एक शुद्ध वातावरण चाहिए थे। हम जहां
आज जहां आजादी से जी सके, लेकिन हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत दुखी हैं। इन सब बातों को लेकर पूरी दुनिया को उसने झकझोरा और बहुत ढेर सारी किताब मतलब कहानियां उसको लेकर चली और बहुत ढेर सारे शासनाध्यक्ष उस पर कटाक्ष भी किए। और मजे की बात यह है कि इस कटाक्ष के 2-3 महीने बाद ऐसा कुछ हुआ, कटाक्ष करने वाले अपने डोनाल्ड ट्रंप भी थे, रसिया के राष्ट्रपति भी थे, ब्राजील के राष्ट्रपति ने इतना तक कह दिया कि वो पागल लड़की है। तरह तरह की मतलब बातें उसके खिलाफ, और बहुत ढेर सारे लोग पक्ष में भी खड़े हुए। अपने देहरादून और बहुत ढेर सारे जगहों में उसको लेकर भी आंदोलन खड़े हुए कि अगर ये छोटी सी गुड़िया, ये छोटी सी बच्ची अगर इस तरीके से बात कर रही है तो हमको भी इसका सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ढेर सारे सामाजिक चिंतक और बच्चे उसके पक्ष में भी खड़े हुए। लेकिन चीजें एक हिसाब से आप ऐसा कहिए कि ये चीजें मतलब कि उभरी तो जरूर, मतलब कि पर्यावरण को लेकर जो समस्याएं थी उसके तरफ लोगों का ध्यान जरूर गया, लेकिन ध्यान गया और कुछ दिनों बाद वो ध्यान भी खत्म हो गया और वो मैटर भी क्लोज हो गया। फिर से हम उसी दौड़ में जीने लगे जिसको हम आर्थिक विकास और पैसों के विकास कहते हैं। हम एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस की बात करेंगे। आज हम उन डेटा को आपको नहीं बताएंगे कि जो हमेशा ग्लोबल वार्मिंग और जो वैश्विक चिंता की बात की जाती है और तरह तरह के डेटा प्रस्तुत किए जाते हैं, यहाँ पर पानी की कमी हो रही है, यहाँ का पोल्यूशन, यहाँ का वायु प्रदूषण, यहाँ का जो वायु प्रदूषण का लेवल ये है। हम ऐसा कुछ नहीं बताने वाले हैं। हम आपको एक व्यक्तिगत अनुभव भी बताएंगे और ये मेरा अनुभव जरूर है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये अनुभव सेम आपका भी है। अभी देखिए ये मई का महीना है। मई के महीने में आप क्या अनुभव कर रहे हैं कि हमें गर्मी का पता ही नहीं चला और एकाध दिन वो भी जो शहरों में रहने वाले हैं उनको महसूस हुआ होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लेकिन अगर आप पिछले मई की बात करेंगे तो एक हफ्ता केवल ऐसा था, जो पहला हफ्ता था अप्रैल का और मई का, वो टेम्परेचर 40 से कम था। लेकिन बाकी जो 3 हफ्ते थे ये सब आंकड़े रिकॉर्डेड हैं, ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत बातें हैं। जो 3 हफ्ते मई के थे उसमें ऐसा देखा गया था कि टेम्परेचर हमेशा 42-45 के आसपास रहता था। और उस समय हालत तो ये रहा करती थी, अगर आप रोड पर बगैर हेलमेट के अगर गाड़ी चलाते हुए निकल जाइए तो ये समझ जाइए कि आपको मतलब कि एक स्किन के ऊपर, आपके ऊपर जो पोल्यूशन का लेयर जमता था, अगर हाथ से ऐसे करिए तो काला काला नजर आता था। बहुत ढेर सारे ऐसे अनुभव हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। यही नहीं कि जो पोल्यूशन से रिलेटेड जब भी बातें आती हैं तो हम ये देखते हैं कि बातें बहुत की जाती हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कोविड आंदोलन या कोविड आक्रमण ने वो सब कुछ कर दिखाया जो हम कागजों में बात करते थे और जिन बातों को लेकर हम आंदोलन करते थे और जो हमेशा असंभव हुआ करती थी। जैसे उदाहरण के लिए मैं 1-2 उदाहरण दूंगा कि दिल्ली की तो हालत ये हो गई कि वहां के लोग, वहां की जो युवा लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि हमने जीवन में पहली बार अनुभव किया है, मतलब जीवन कहने का मतलब ये है कि जो दिल्ली के लोग हैं, वहां के जो युवा लोग हैं जिनकी पैदाइश दिल्ली में हुई है, आज वो बड़े हो गए हैं, उन्होंने पहली बार देखा कि उनके छत के ऊपर जो बादल है वहां पर रुई जैसा सफेद बादल दिख रहा है। ये दिल्ली के लिए एक ऐसी घटना थी कि मानो जैसे कोई अप्सरा आकर सामने खड़ी हो गई हो। दिल्ली में पॉल्यूशन का जो भी लेवल था, दिल्ली हमारी राजधानी है, राजधानी को लेकर हमेशा चिंताएं लोग जाहिर करते हैं और वहां से बहुत ढेर सारी चीजें गवर्न होती है, इसलिए दिल्ली का उदाहरण हम पहले रख रहे हैं कि ये कुछ ऐसा अनुभव था कि दिल्ली वालों के लिए बहुत आश्चर्यजनक वाली बात थी। यही नहीं, गंगा और यमुना के नाम पर जब करोड़ों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए बहाए गए पानी से, ये पिछले 30-40 साल से बहाए जा रहे हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं उन बंदों को भी जानता हूं जो उसमें सहभागी थे, यानी आंदोलन को खड़ा करने में, हमेशा गंगा और यमुना की बात उठाने में हमेशा आगे रहते थे। मैंने देखा गंगा और यमुना तो नहीं साफ हुई, उनकी गंदगी बढ़ती चली गई, लेकिन उनके कोट सफेद होते गए। कुल मिलाजुला कर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हजारों करोड़ रुपए काम नहीं आए, लेकिन लॉकडाउन का मात्र 15-20 दिन ने वो सब कुछ कर दिखाया जो हमारे लिए एक कल्पना था। हम कल्पना इसलिए कह रहे हैं कि जिस दौर में हम गुजर रहे थे, हमेशा हम आगे बढ़ने की सोच रहे थे। दिन सुबह कब होती थी और शाम कब हो जाती थी पता नहीं चलता था। एक ही चीज की लत थी कि हमारी आर्थिक विकास कैसे हो, हम कैसे अधिक से अधिक चीजें हासिल करें, और उन सब चीजों में हम बहुत चीजें पीछे छोड़ जाते थे। कभी हम गौर ही नहीं करते थे क्या चीजें पीछे छोड़ गई। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि हम इलाहाबाद में रहे हैं 15-20 साल तक, और धीरे धीरे हालत तो ये हो गई कि धनिया की खुशबू गायब हो गई। पालक, पहले क्या होता था 20-25 साल पहले, अगर गांव में कहीं पे पालक बन रहा है तो 4-6-10 घर वाले जान जाते थे कि हाँ इस घर में पालक बन रहा है। लेकिन समय के साथ ऐसा परिवर्तन हुआ, कुछ उसमें आपका एयर पोल्यूशन जिम्मेदार था, कुछ केमिकल जो हमारे मिट्टी, हमारी जमीनों में डाले जाते हैं वो जिम्मेदार थे, जिसकी वजह से उसकी खुशबू गायब हो गई। यानी ना तो धनिया की खुशबू नजर आती थी ना पालक की खुशबू।
खुशबू। इवन जैसे आप घी बनाते हुए बहुत लोग देखे होंगे, सुने होंगे, जानते होंगे, जिस घर में घी बनता है अगर उस गली से आप गुजर जाइए तो कम से कम 100 मीटर तक आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर कहीं घी बन रहा है। लेकिन बीच के दौर ये भी आ गया तो ये सब अनुभव होना बंद हो गए थे। लेकिन मैंने लॉकडाउन में ये सब जीवंत अनुभव किए। किसी एक गली से मैं गुजर रहा था तो वहां पर घी की मुझे मतलब घी बनने की खुशबू आई, और ऐसे एक जगह पालक बनने की खुशबू, धनिया की खुशबू तो छोड़िए, लॉकडाउन के दौरान मैंने अनुभव ये किया घास तक भी अपनी खुशबू बिखेर रही थी। अगर यानी आप उस रास्ते से चल रहे हैं तो घास की क्या खुशबू होती है, और तरह तरह के जो पुष्प पौधे होते हैं उनकी अपनी एक खुशबू होती है, वो भी मैंने अनुभव किया। सड़क के किनारे जितने भी पेड़ थे उनकी हरियाली तो मानो गायब ही हो गई थी। लेकिन मैंने लॉकडाउन के दौरान ये भी अनुभव किया कि सड़क के किनारे जितने भी पेड़ थे, हमारे ख्याल से 15-20 सालों में वो पहली बार अनुभव किए होंगे कि वो भी हरे पौधे हैं, उनकी पत्तियां देखी तो काफी हरी हो गई थी। ये सब परिवर्तन हमारे सामने की बात है और हमने देखा है, और हमारे लिए एक कहानी जैसा बन जाएगा। क्यों कहानी इसलिए बन जाएगा कि अभी 3-4 दिनों से जो रिपोर्ट आ रही है पॉल्यूशन के लेवल को लेकर, वो ये आ रही है कि लॉकडाउन के दौरान पॉल्यूशन को लेकर हमने जो भी कुछ गेन किया था, पर्यावरण को लेकर जो भी कुछ हमने हासिल किया था, जो भी पॉजिटिव चेंजेस हमने देखे थे, धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं। तो खत्म हो रहे हैं और खत्म होना भी है, क्योंकि जो पर्यावरण होता, जो एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन में 23% ये क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों का रिपोर्ट है, 23% जिम्मेदारी होती है जो सड़क पे वाहन चलते हैं। अब सड़क पे वाहन नहीं चलेंगे ऐसा तो संभव ही नहीं है, अब वाहन चलेंगे तो पोल्यूशन होगा। ये चीजें कम की जा सकती है अगर आपके पास कुछ ऐसे प्लानिंग हो और कुछ आपके पास दृढ़ निश्चय करने की क्षमता हो। यानी आपको जो डिसीजन लेना है उसमें आत्मबल होना चाहिए। आपने डिसीजन ले लिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे, हम संसाधनों को उस मतलब हर एक घर तक पहुंचा देंगे। यानी आप कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं पर जाना है, आपको 100 मीटर चलने पर अगर बस मिल जा रही है तो क्या जरूरत है आपको 4 व्हीलर निकालने की। लेकिन हमारे देश में और हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। जबकि आप जापान के कोटे शहर में जाएंगे तो 2001 से लागू है, वहां पर पब्लिक वाहन ज्यादा चलते हैं और इवन बैन है, आप पर्सनल मोटर कार लेकर विशेष सड़कों पर नहीं चल सकते हैं, वहां पर बैन है। अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो हमेशा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। अगर ऐसा कुछ इस्तेमाल हो तो शायद है कि एयर पोल्यूशन पर कंट्रोल आ जाए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे कारण हैं जो अगर हम पर्यावरण को लेकर अगर चिंता जाहिर किए होते और उस पर काम किए होते, निश्चित तौर पर मुझे सफलता मिलती। लेकिन आप जैसे किसी न किसी गांव के होंगे, मैं ऐसा समझता हूं, या किसी न किसी शहर के होंगे। 2-3 ऐसे मैं जीवंत उदाहरण बता रहा हूं जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं। वो जीवंत उदाहरण क्या है, जैसे मैं इलाहाबाद की बात करूं, आज के 5 साल पहले वहां पर आरओ का पानी पीने का प्रचलन नहीं था। लेकिन 5 साल में ऐसा कुछ क्या हो गया कि हर बंदा अगर आरओ का पानी नहीं पी रहा है तो बीमार हो जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत ढेर सारी पब्लिक फैक्ट्रियां आ गई जो पानी की सप्लाई करती थी। उनके आने की वजह से और एक ऐसा प्रचार क्रिएट किया गया अगर वो पानी नहीं पिएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो धीरे धीरे जो सप्लाई की पानी थी उसको लोग पीना बंद कर दिए। सप्लाई की पानी पीना बंद कर दिए तो सप्लाई के पानी में अगर कुछ गंदगी आ भी रही है तो हम कभी शिकायत नहीं करते थे नगर निगम से, इसकी सुरक्षा और इसकी व्यवस्था की जाए कि ये गंदगी क्यों आ रही है। पहले क्या होता था कि 8-10 साल पहले अगर गंदगी एक आध दिन आ भी जाती थी तो तुरंत लोग पहुंच जाते थे जहां पानी की टंकी है, वहां रख रखाव देखते थे, वहां पर जो भी क्लीनिंग की हमारी सुविधाएं होती थी उसको इंप्लीमेंट किया जाता था और पानी स्वच्छ जो है आपके घरों में आती थी। मैं जहां तक समझता हूं, मैं खुद 2012 तक हमेशा सप्लाई का पानी पिया हूं, कभी भी बीमार पानी की वजह से नहीं हुआ हूं। लेकिन पिछले 5-6 सालों से ऐसा हो गया, इलाहाबाद एक मैं उदाहरण रख रहा हूं, आज की डेट में जितने भी छोटे छोटे शहर हैं या जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, हर जगह पानी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग गई हैं। हर जगह फैक्ट्रियां कहने का मतलब सब लोगों ने आरओ का प्लांट लगाया है, बाकायदे पानी की सप्लाई करते हैं और लोगों के अंदर, लोगों के मन में इतना भय व्याप्त हो गया है कि अपने नल की शुद्ध पानी भी वो पीने से डरते हैं और उसके बजाय वो आरओ का पानी पीते हैं। देखिए, आरओ का पानी कहाँ पीना है, कहाँ पर पोल्यूशन वाटर में ज्यादा है, ये सब भी चीजें निर्धारित होना चाहिए। एक चीज मैं और आपको बता रहा हूँ, जल संकट, क्योंकि जो पोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि कैसे मतलब चीजों को हमने अवॉइड किया और अवॉइड करने के बाद कैसे व्यवस्थाएं खराब हो गई। हमने 5 साल पहले जब इलाहाबाद में सप्लाई की पानी जब खराब होने लगी तो हमने अवॉइड कर दिया, कोई शिकायत नहीं किया। हमने का मतलब पूरा समाज ही ऐसा हो गया था, कोई शिकायत कभी कोई किया नहीं, हर कोई डिपेंडेंट हो गया उस सप्लाई वाले पानी पर। और जब डिपेंडेंट हो गया तो धीरे धीरे ये हो गया कि जो सप्लाई वाला पानी है उसको लोग ये समझने लगे कि ये सीवेज का पानी है, और जो आरओ का पानी आपके यहाँ आता है उसी को लोग समझते हैं कि ये पानी पीने वाला पानी है।
पीने वाला पानी है। ये एक ऐसे उदाहरण है। अभी एक और मैं फैक्ट बता रहा हूं, जैसे आप जो हमारा एक सामान्य जीवन है, हम दिन भर में खाना कितना खाते हैं, तो पता चलेगा कि हम बहुत खाएंगे तो 1 पाव चावल खाएंगे। चावल जो सबसे सस्ता चावल है वो 20 रुपए किलो बस बिकता है। अगर 1 पाव चावल खाते हैं तो 5 रुपए का चावल खाते हैं। गेहूं कितना खाएंगे तो पता चलेगा बहुत खाएंगे तो आधा किलो खाएंगे, वो भी 20-22 रुपए किलो बिकता है, तो 10 रुपए का गेहूं खाते हैं। ऐसे अगर आप सब्जियों का भी ब्यौरा निकालेंगे तो 10-5 रुपए आता है। लेकिन अगर पानी कितना आप पीते हैं आपसे पूछा जाए तो पानी लगभग, अगर आप स्वस्थ रूप से पानी पी रहे हैं तो 4 लीटर से कम नहीं पिएंगे। अस्वस्थ रूप से पानी भी पिएंगे तब भी 2-3 लीटर तो पिएंगे ही। आपको पता है कि आरओ का पानी 20 रुपया लीटर मिलता है, यानी एक व्यक्ति अगर 4 लीटर पानी खरीद के पीता है तो पानी कितने का पीता है? 80 रुपए का। फिर भी वो पानी को लेकर अवेयर नहीं है। पानी को लेकर उसे अवेयर होना चाहिए था। पानी आपकी वो जरूरतें हैं, जैसे नमक। जैसे नमक क्या है कि हर एक व्यक्ति की जरूरत है, वैसे पानी भी हर एक व्यक्ति की जरूरत है। पानी की ये जो धोखाधड़ी है, जो गोरख धंधा है, जो लोगों ने खोल रखा है कि 20 रुपये, लोगों ने नहीं, आपके बहुत बड़े स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले बाबा रामदेव की भी पतंजलि आती है, दिव्य जल, वो भी 15 रुपए लीटर 20 रुपए लीटर मिलता है। अब ये बताइए कि 20 रुपए लीटर अगर एक बंदा पानी पी रहा है, यानी हमारे समाज भी कई कैटेगरी के लोग हैं। एक ऐसा वर्ग है जो 20 रुपए लीटर का पानी पी सकता है और दिन में 4 लीटर पी सकता है, और एक ऐसा वर्ग है जो पानी पी ही नहीं सकता है, तो नल का पानी पिएगा, गड्ढे का पानी पिएगा, सप्लाई का पानी पिएगा। यानी एक आदमी को बीमारी वाला पानी पिलाया जा रहा है, एक आदमी को खुली छूट दी गई है कि आप आरओ वाला पानी पिए। तो यहां पर असमानता दिखती है। मैं तो पानी को लेकर ऐसा समझता हूं कि पानी को लेकर एक जल आंदोलन होना चाहिए। जल आंदोलन ऐसे होना चाहिए, किसी जमाने में जैसे दांडी यात्रा हुआ था कि नमक जिस आज इतना सस्ता मिलता है, क्यों मिलता है? गांधी जी के कारण मिलता है, क्योंकि उन्होंने उस पर लगने वाले सारे टैक्स को माफ करा दिया, उसको सरकारी संयंत्र बना दिया। और उसी तरीके से जल क्या होना चाहिए, ये पूरी तरह सरकारी संपदा होनी चाहिए। क्योंकि वाटर क्या है, अब देखिए ये भी आप कह सकते हैं कि अब घर में बैठे हैं तो क्यों 20 रुपए लीटर वाला पानी पिएंगे, 20 रुपए का पूरा 20 लीटर आता है, हम उसको पानी पिएंगे। लेकिन एक चीज ये बताइए, अगर आप जॉब में हैं, जो हमारे देश की आबादी है लगभग 2-3 करोड़ डेली ट्रेन से यात्रा करते हैं, अगर वो दिन भर ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो वो अपने साथ क्या कहते हैं, नल लेकर तो चलेंगे नहीं, या वाटर फिल्टर लेकर तो चलेंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि उनको खरीद कर पानी पीना पड़ेगा। इवन हम लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यहाँ से 20-25 किलोमीटर जब दूर जाते हैं, बीच में प्यास लगती है तो 20 रुपए लीटर वाला पानी खरीदना पड़ता है। और अगर कोई भी बंदा अपने घर से बाहर काम करता है तो क्योंकि समाज में इतना डर बना दिया गया है, आप नल का पानी पियोगे बीमार हो जाओगे। रियलिटी ये है कि नल का पानी भी इस समय गंदा आ रहा है, क्योंकि पानी को लेकर जो साफ सफाई का आंदोलन चलना चाहिए था, हमने वो नहीं चलाया, सरकारों ने भी नहीं ध्यान दिया। तो वहां का पानी, जैसे आप किसी दुकान पे खड़े हो जाएंगे तो वहां का भी पानी पॉल्यूटेड है। पॉल्यूटेड क्यों है? क्योंकि वो भी सप्लाई वाला पानी रखा है, या तो नल से भरकर पानी लाया है। वो क्यों पॉल्यूटेड है मैं अभी थोड़ी देर बाद बता रहा हूं। बात मैं यहां ये कह रहा हूं कि हर दिन जितना हम चावल गेहूं सब्जी दाल पर व्यय करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा रुपया हम पानी पर व्यय करते हैं। और जबकि पानी आपके शरीर की जरूरत है। आप चावल आपके घर में नहीं होगा, चावल नहीं होगा तो गेहूं खा के जिंदा रह सकते हैं, गेहूं भी नहीं होगा तो आलू खा के जिंदा रह सकते हैं। अगर ये सब भी चीजें नहीं होंगे तब भी आपके पास बहुत ढेर सारे ऐसे संयंत्र मतलब चीजें हैं कि जिसको खाकर आप दिन सर्वाइव कर सकते हैं। और यही नहीं, आपके पास भोजन नहीं है तो सरकार आपको मुफ्त में खाना देती है कि किसी राज्य में, और किसी राज्य में क्या होता है कि आपको राशन देती है। तो वैसे ही पानी बिकना ही नहीं चाहिए पूरे देश में, पानी सरकारी होना चाहिए। अगर पानी सरकारी होगा तो ये 5 रुपए लीटर बिकेगा, और तब गरीब आदमी भी खरीद सकता है, अमीर आदमी भी खरीद सकता है। अच्छा, जैसे मैं कह रहा था कि नल का पानी क्यों गंदा हो गया, देखिए हर गांव में वाटर कंजर्वेशन और इन सब चीजों से लेकर कुछ ना कुछ हमेशा योजनाएं आते हैं, और ये गांव के प्रधान या वहां के जो भी मतलब नगर के सभासद हैं, इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि नाली सही बनवाएं और पानी जो गंदा पानी है उसको गांव से लेकर जाकर दूर निकालें। मैंने ये देखा कि गांव में अधिकतर जहां जहां नल है तो नल के बगल ही गड्ढा होता है, और गड्ढे में क्या होता है, गड्ढे में गंदगी ही होती है। अब नल अगर मान लीजिए 25, 30, 40 फीट अगर से या 100 फीट से अगर पानी निकाल रहा है, आपका गड्ढा अगर 40 फीट का है या 30 फीट का है, तो गड्ढे का पानी भी तो छनकर उस सिस्टम में जाएगा जो सिस्टम नल पानी सप्लाई करता है। तो हमने ये देखा है
कि अवेयरनेस ना होने के कारण अधिकतर ऐसा होता है कि हम नल तो गड़वा लेते हैं लेकिन उसका पानी के निकासी नहीं बनाते हैं। नालियों, जैसे हर एक गांव की ये समस्या है, किसी भी गांव में रोड बन गए, चक्रोड बन गए और क्या कहते हैं खड़ंजा बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन घर के जो पानी, जो गंदगी है, जो पानी है, उसको निकालने का कोई भी साधन नहीं डेवलप हुआ है, यानी नालियों का निर्माण सही नहीं हुआ है। अगर नालियों का निर्माण सही भी हुआ है तो नाली से जब पानी निकलेगा तो पानी कितनी दूर जाकर कहां पर गिरेगा, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये गांव की समस्या। अभी मैं जल की बात कर रहा था कि जल संकट को दूर करने के लिए हो गया, बुंदेलखंड हो गया या महाराष्ट्र के बहुत ढेर सारे जगह हो गए, वहां पर पानी है तो एक दूसरी समस्या, पानी नहीं है, कैसे पानी पहुंचाया जाए। जहां पर पानी है वहां पर अशुद्ध पानी क्यों में क्यों नहीं है, क्यों हम आरओ का पानी पीने के लिए डिपेंडेंट हो गए हैं, इस बात पर भी हमें गहन चिंतन करनी चाहिए। और ये चिंता तभी दूर होगा कि जो भी पानी का सोर्स होगा उससे दूर हमारा जो है गड्ढा होना चाहिए जहां पर पानी जा रहा है, तालाब होना चाहिए जहां पर पानी जा रहा है, नाली की एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि गंदगी जो है आपके घर के आसपास ना गुजरे। और ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ मैंने जो बताया कि इस तरीके की असमानता ना हो कि एक वर्ग आपका आरओ का पानी पिए, दूसरा वर्ग नल का पानी भी सही ना पी पाए, तो ये कहीं ना कहीं ये विसंगतियां हैं और ये देश को ले डूबेगा। जैसा कि आप जानते हैं देश में 50% से कम ज्यादा आबादी ऐसी है जो किसान हैं और वो गरीब हैं। उनके पास अब दिन भर में अगर 3 लीटर पानी पीना है तो आरओ का 3 लीटर पानी वो नहीं पी सकते खरीद कर। उनको पानी का चाहे गंदा पानी हो चाहे सप्लाई का पानी हो, वही पानी पीना पड़ेगा। अब शहर की बात करिए, भले वहां सप्लाई का पानी, मतलब वहां पर आरओ का सिस्टम बहुत डेवलप है, हर जगह क्या कहते हैं आरओ प्लांट लगे हैं, पानी की सप्लाई हो जा रही है, चीजें अच्छी हैं, लेकिन शहर में भी जो हमारी 70% आबादी होती है उसके पास इतना पैसा नहीं होता है। वो तो दाल, गेहूं, चावल और इन सब चीजों में पैसा व्यय करता है, पानी पर कभी नहीं व्यय करता है। ऐसे बहुत ढेर सारे संकट हैं, जैसे अभी ध्वनि प्रदूषण को लेकर। अब ये बताइए, जब इलाहाबाद में मेला का चरण चलता है तो कोई भी हार्ट का पेशेंट होगा तो मर ही जाएगा, और अगर डेथ भी होती है तो कभी ये क्लेम नहीं किया जाता है कि यहाँ पर इतने साउंड लगाए गए उसके कारण ये मर गए। उसके कारण वहां क्या होता है कि मतलब सैकड़ों जो है लाउड स्पीकर लगा देते हैं, बीच से इंसान गुजर रहा है, इतनी साउंड क्रिएट करने की जरूरत ही क्या है। मंदिर और मस्जिद जितने भी हैं वो साउंड, वहां पर भगवान की पूजा कम होती है और वहां पर जो है साउंड सिस्टम इतना ज्यादा जनरेट किया गया है। अब तो आरती भी ऑनलाइन होता है और कैसेट लगाकर होता है, कुछ भी मतलब सब कुछ आर्टिफिशियल है। मैं तो कहता हूं भगवान को तो कम से कम आप नेचुरली फॉलो करिए, नेचुरली उनकी पूजा करिए, आर्टिफिशियल पूजा करने की जरूरत ही क्या है। हमारा मानव की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य प्लस प्रकृति बराबर जीवन, लेकिन समय के साथ ये बदलता चला गया। समय के साथ इतना बदल गया कि मनुष्य प्लस मनुष्य बराबर जीवन हो गया, प्रकृति प्लस प्रकृति बराबर विनाश हो गया, और इस श्रेणी में हम न जाएं तो बेहतर हो। अब देखिए, जो भी हमने लॉकडाउन में सीखा है या जो भी हमने लॉकडाउन में जाना है, लॉकडाउन में क्या सीखा है और क्या जाना है, अगर प्रकृति को लेकर हम लोग विश्लेषण करें तो यही विश्लेषण है कि गंगा की सफाई पर जितने भी जन आंदोलन होते थे उसे बंद कर दिया जाए। साथ ही साथ गंगा को लेकर जितने भी हजारों हजार करोड़ रुपए दिए जाते थे उसको बंद कर दिया जाए, बल्कि वो सारे रुपया उन कंपनियों की दिए जाएं जो कंपनियां गंगा में अपनी गंदगी बहाते हैं। और उससे क्या होगा कि वो अपने ऐसे संयंत्र डेवलप करेंगे कि वहां से निकलने वाले जो पॉल्यूशन है उसको जब तक वो फिल्टर नहीं होगा तब तक वो जाएगा नहीं।